इंडिया न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। देश के 288 जिलों में जीवन यापन कर रहे जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए जनजातीय सुरक्षा मंच बड़े स्तर पर काम कर रही है। 48 लोकसभा सीट पर इस समुदाय की बहुलता है। ऐसे में इस मंच के माध्यम से इन लोगों के बीच काम कर रहे शरद चौहान से आइए बात करते हैं, क्या है उनका कहना। 2006 से जनजातीय सुरक्षा मंच जनजातीय क्षेत्र में कार्य करने के कारण हमारा सभी जनजातियों में, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में जो जनजाति गांव है, ऐसे सभी जगह पर हमारा काम है। और जनजाति सुरक्षा मंच ने लगातार डीलिस्टिंग का विषय यह गत अनेक सालों से अपने अपने स्थान पर शुरू करने के कारण जनजातीय समाज का भी बहुत बड़ा योगदान या सहभाग जनजातीय सुरक्षा मंच को प्राप्त हुआ है। इसके चलते आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, इसमें जनजातीय सुरक्षा मंच ने अपनी जितनी ताकत है, जहाँ पर उस ताकत के आधार पर कुछ न कुछ यानी सहभाग करो। इसमें एक है कि 100% मतदान होना चाहिए, क्योंकि मतदान यह एक पवित्र भावना है। मतदान यह नागरिकों का कर्तव्य है। मतदान यह देश के नागरिक का एक अहम भूमिका है। इसीलिए वनवासी क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में 100% मतदान हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बात करें राज्य भारत में जनजातीय सीट की बात करें तो कितनी सीटें हैं और उसमें कितनी सीटें भाजपा के पास हैं इस समय? वैसे देखा जाए तो 2019 में 48 सीट कुल मिलाकर 18 प्रांत में जनजातीय क्षेत्र की है, जिसमें मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा 6 सीट्स है, फिर महाराष्ट्र में 4 है, गुजरात में 5 है, बाकी सभी जगह पर नॉर्थ ईस्ट में 1-1 सीट्स है, और झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे मिलाकर 18 प्रांत में 48 सीट्स है। और जो रूलिंग पार्टी सरकार जिन्होंने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी, उनके पास 33 सीटों के ऊपर थे। मगर एक भी ध्यान में आता है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं जगह पर जो ओपन सीट में थी, उसमें भी प्रत्यक्ष रूप में जनजातीय समाज को खड़ा करने के कारण वो लगभग 37-38 यह जो सीट्स बीजेपी के पास थी। अन्य कई जगह पर कांग्रेस के पास कुछ सीट है, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सीट थी, फिर कम्युनिस्टों के पास एक दूसरी सीट्स है। तो मुझे लगता है कि लगभग 33 यानी 3/4 मेजॉरिटी यह ट्राइबल के अंदर लास्ट टाइम बीजेपी के पास रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर काफ़ी इस बार भाजपा को अच्छी सीट मिली है। वहाँ पर भी कुछ सीटें हैं, तो दोनों सीट मतलब उन सीटों की बात अगर करें तो क्या छत्तीसगढ़ में क्या लेकर मान कर चल रहे हैं कि किस तरह से रहेगा इस बार? जनजातीय सुरक्षा मंच ने गत 3 साल से लगातार डीलिस्टिंग यानी जो जनजाति अपना धर्म परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन करते समय अपनी मूल संस्कृति परंपरा को छोड़कर अन्य धर्म या मत को अपनाता है, उसे 342 में सुधार करते हुए उन सभी को डीलिस्ट किया जाए। यानी उनके अनुसूचित जनजाति की जो सूची बनी हुई है देश के अंदर, उसमें 705 जनजातियाँ उसमें दी गई है, वो 705 जनजातियों में से उनका नाम हटाया जाए, यह मांग को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ पर जनजाति बहुल बहुत से जिले, ऐसे 221 जिलों में, जितने भी छत्तीसगढ़ के लगभग 12-13 जिलों में डीलिस्टिंग को लेकर बहुत बड़ी रैली हुई। नारायणपुर में तो उस समय 10,000 जिला के अंदर लोग अपना आवाज़ बुलंद करते हुए आए थे। इसीलिए ये जो डीलिस्टिंग की मांग है, उस निमित्त जो अभियान चलाया गया पूरे, ये अभियान ऐसे था कि सड़क से लेकर सांसद तक और ग्राम पंचायत के सदस्य से लेकर सांसद सदस्य तक सभी को हमने संपर्क किया, अपनी बात रखी। इसके कारण हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ, जनजातीय समाज इकट्ठा आया, और जनजातीय समाज ने विशेष रूप से बस्तर हो, ऐसे सभी जगह पर एमएलए चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, ऐसे हम मानते हैं। और हम ही मानते ऐसे नहीं है, तो लगभग उसके बाद जो पूरे एनालिसिस हुआ विभिन्न माध्यम से, उनका भी कहना है कि जनजातीय सुरक्षा मंच का ये जो डीलिस्टिंग आंदोलन विशेष रूप से चला, इसी के कारण झारखंड में भी
सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के होने के बाद भी बहुत बड़ी रैली, जिसमें लगभग 40-45 हज़ार लोग इस प्रांत स्तरीय रैली में आए थे और इसमें अपना आवाज़ वहाँ के जनजातियों ने बुलंद किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो रैलियाँ चलाई गई, जो लोग इकट्ठा आए अपने मांग को लेकर। और दूसरी बात ऐसी है कि इसी समय वहाँ जो केंद्र सरकार जो है और हमारे माननीय पंतप्रधान जी जो है नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने विशेष रूप से ध्यान देखते हुए उन्होंने बहुत सी सुविधाएं जनजाति समाज को समय समय पर दी है। गत 10 साल में हम देखा जाए तो बजट में बढ़ोतरी हुई है, योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ना सिर्फ योजनाओं में बढ़ोतरी हुई है तो आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी गांव तक, चाहे वो कितना भी हो, यानी जाने के लिए कठिन हो। हम देखते हैं कि कोविड के समय में पूरे राशन देना, फिर टीका करना, ये सभी जो छोटी मोटी बातें हैं, घर देना, जंगल के लिए वन उपज के आधारित वनधन केंद्र खड़ा करना, ये सब का मिलकर परिणाम ऐसे है कि हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई और जनजाति बहुल क्षेत्र से जनजाति एक मंत्री पहली बार बना हुआ हम देखते हैं। बात कर रहे हैं डीलिस्टिंग की, तो ये डीलिस्टिंग का मुद्दा क्या था और कब उससे ये मांग उठी कि डीलिस्टिंग होनी चाहिए? डीलिस्टिंग की डेफिनेशन बहुत आसान सीधा है। जो जनजाति व्यक्ति अपनी रूढ़ी परंपरा संस्कृति त्याग कर अन्य मतांतर में जाता है या धर्म परिवर्तन कर लेता है और अपनी ये जो रूढ़ी परंपरा को भूल जाता है, वो कर नहीं पाता है, ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जनजाति में हो नहीं सकता। यानी वो एसटी जो कैटेगरी हम बताते हैं, इसमें एसटी के डेफिनेशन जो व्याख्या की गई है उसके तहत वो आगे चलकर एसटी में नहीं रह सकता। और जो सरकारी सुविधा आज मिल रही है, वो सरकारी सुविधा जो मूल जनजाति है जिनके लिए ये सब सुविधा बनी है, उनको न मिलते हुए ऐसे जो धर्मांतरित हुए जनजाति इस सभी सुविधा ले रहे हैं। तो जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से ये हमारी मांग है कि ऐसे जो धर्मांतरित जिन्होंने अपनी रूढ़ी परंपरा संस्कृति को त्याग दिया है, उनको बड़ी मात्रा में अनुसूचित जनजाति से निरस्त करना होगा, उनका नाम हटाना होगा। तो ये जनजाति सुरक्षा मंच की डीलिस्टिंग की मांग है। आप लोगों ने आगे के लिए भी कोई रणनीति तैयार करी है, खासकर वोटिंग को लेकर? जैसे कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, तो लोग वोट करें और खासकर जनजाति समुदाय से, इसके लिए क्या चल रहा है? जनजाति समाज की रूढ़ी परंपरा और बहुत से अपने निसर्ग के साथ मिलने वाले उत्सव होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अभी वसंत ऋतु चल रहा है, नया साल भी बहुत जगह पर शुरू हुआ है। तो ऐसे जगहों पर कला, लोक कला जो होती है, वो उनकी एक अपनी पहचान है। तो लोक कला के माध्यम से ये ऐसे जनजाति क्षेत्र में हम इस चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। और हमने कुछ जगह पर, जैसे हमारा राजस्थान है या फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, वहाँ पर उड़ीसा है, ऐसे सभी प्रांत में जहाँ पर नीचे तक हमारा काम है, ऐसे जगह पर लोक कला के माध्यम से हम कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ये चुनाव का विषय हम लेकर जाना चाहते हैं। बड़ी मात्रा में इस समय चुनाव अप्रैल मई में आने के कारण और जून तक चलेगी, तो बहुत से युवा जो अपनी परीक्षा देकर अभी गांव में आए हुए हैं, तो हम युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि भारत का जो एक महोत्सव चल रहा है, इसमें अपनी भूमिका आप अदा करें। इफ़ यू आर 18 गो फॉर वोटिंग, ये हमारा स्लोगन है। आप 18 साल के हैं तो अवश्य मतदान करें। राष्ट्र हित में काम करने वाले, जनजाति समाज का जो भला करने वाले, जनजाति समाज के बारे में सोचने वाले, जनजाति समाज के लिए उन्नति के लिए विभिन्न योजना करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति उम्मीदवार को आप चुन कर लाइए, जिसके कारण आपका भला हो सके। यह हमारा आह्वान है। इसके लिए और बहुत से विषय हम कर सकते हैं, जैसे गांव-गांव में युवा सम्मेलन कर सकते हैं। कई जगह ऐसे है कि जो बहुत ही दुर्गम, यानी अंदर डीप फॉरेस्ट में है, सीमावर्ती क्षेत्र में है, जहाँ पर आम तौर पर आना जाना ये बहुत कठिन है। ऐसे जगह पर भी ये इलेक्शन, ये चुनाव ठीक तरह से करे, इसके लिए भी हम मदद रूप हो सकते हैं। बहुत से योजना जो है महिलाएं के लिए, महिलाओं के लिए, और महिलाओं का सहभाग बढ़ चढ़कर रहता है जनजाति क्षेत्र में हर विषय में। तो महिलाओं ने भी बड़ी मात्रा में इलेक्शन में सहभागी करना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए। इसीलिए जो योजना बनी हुई है, जैसे
उज्ज्वला गैस योजना जो घर तक पहुंची थी, घर अभियान जो था, महिलाओं के लिए जो विशेष कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कुछ योजनाएं बनी है, ये सब का फ़ायदा लेते हुए महिलाओं ने भी जागृति होनी चाहिए, युवतियों ने भी जागृति होनी चाहिए और उन्होंने वोटिंग करना चाहिए। ये हमारा मकसद है। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय राम मंदिर का बना हुआ है। तो राम मंदिर की बात करें तो जनजातीय समुदाय के लोग इसे क्या मानते हैं और किस तरह से इसे देखते हैं? राम, वन और वनवासी, यह एक अटूट नाता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि 14 साल राम जो वनवास में रहे वो इन्हीं के बीच में रहे, और सभी जो उस समय के, चाहे हनुमान हो, अंगद हो, नल नील हो, ये सभी उस समय वानर जाति के, यानी जनजाति जिनको आदिवासी कहे जाते, वही सब लोग थे। इसीलिए कुछ इस समय हमने देखा होगा कि इस राम जन्मभूमि मंदिर का जब निर्माण हुआ तो एक राम नामी जनजाति समाज है, जिनको उस समय उन्होंने तय किया था कि मैं अपने शरीर पर राम नाम लिखूंगा। ऐसे राम नाम लिखने वाले और उसके माध्यम से राम को जगाने वाले ऐसे लोगों को भी अयोध्या के मंदिर में बहुत सम्मानपूर्वक बुलाया गया, उनका वहाँ पर सत्कार किया। तो इसीलिए देश भर का कोई भी व्यक्ति हो, जनजाति क्षेत्र में राम, शबरी, ये बहुत बड़े विषय है, उनसे एकरूपता है, और इसी के कारण जो देश भर में राम अलग जगह है, उसका फ़ायदा भी जनजाति क्षेत्र में होगा। जनजाति समाज ये राम के लिए सदैव खड़ा रहा है और राम के नाम पर वो फिर एक बार आगे आ सकता है। लोकसभा चुनाव लगभग पीक पर है, पहले दर का चुनाव भी होने वाला है। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से जो बचा हुआ समय है उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा और क्या रहेगा आगे? मैंने जैसे कहा कि बड़ी मात्रा में इस देश में अगर परिवर्तन होना है तो एक स्थिर सरकार और बहुमत की सरकार आनी चाहिए, और जिसमें जो 48 जो लोकसभा की सीट्स है, जिसमें राष्ट्रवादी विचारों के बारे में सभी सीट्स आनी चाहिए। और इसी के लिए जो जो प्रयास हो, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में ऐसे कोई विरोधी विचार के आते हैं तो वो ना सिर्फ जनजाति समाज के लिए खतरा होता है, ना समाज के लिए खतरा होता है, तो लगभग वहाँ पर अराष्ट्रीय गतिविधियाँ भी दिखाई देती है। इसीलिए इस अराष्ट्रीय गतिविधियों को अपप्रचार करने के लिए अगर सभी जगह पर रोक लगनी है तो जनजाति बहुल सभी सीट जो है वो राष्ट्रवादी विचार के पक्ष में जाने चाहिए, और उसके लिए सभी ने प्रयास करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जो है वो दूसरी पार्टियों की सरकार है, या फिर दूसरी पार्टी के सांसद वहाँ से चुनकर आ रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कारण है कि भाजपा वहाँ पे पनप नहीं पा रही या फिर बढ़ नहीं पा रही है? नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के नाते उनका विश्लेषण का विषय है, मगर संख्या के दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ पर मैंने कहा कि ओपन सीट भी है, वहाँ पर भी भाजपा ने अपने जनजाति लोगों को खड़े किए और जीत कर लाए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो चित्र है वो नॉर्थ ईस्ट में भी वही चित्र दिखाई देगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप भी गए थे, और लेकिन लक्षद्वीप में भाजपा का क्या रहेगा इस बार, क्या लगता है आपको? देखो, ये है कि चुनाव जो है, लक्षद्वीप की जो जनता है वो एक विशेष धर्म को मानने वाली है और लगभग अन्य कोई नहीं है वहाँ पर। तो इसी को देखते हुए जो बड़ा समाज है, बहुल समाज है, वह उसी की जीत होना ये लगभग संभव है, तय है। तो लक्षद्वीप में एक भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पर्यटन को देकर हमारे पंतप्रधान जी ने एक बहुत बड़ा वहाँ पर योगदान दिया हुआ है, और लोगों का आह्वान भी किया कि आप वहाँ पर जाइए। एक पॉलिटिकल सीट के कारण या उसके कारण शायद कोई इसमें बदल होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता है। नहीं, राज्यवर रैली की बात करें तो जनजातीय सुरक्षा मंच कई रैलियां कर रहा है, ये रैलियां क्या रहेंगी और रैली का मेन उद्देश्य क्या रहता है? हमने पहले जिला स्तर पर रैली की थी। जैसे मैंने कहा कि यह जो 341 है, आर्टिकल 341, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है, अपना मत परिवर्तन करता है, अपनी उपासना पद्धति को अगर छोड़कर नई उपासना पद्धति स्वीकार ले लेता है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है।
मगर वही जो बात है 342 में छुटी हुई है। तो हमारा ये मानना है कि 342 में सुधार करते हुए ऐसे जो जो जनजाति क्षेत्र के जो बंधु है, व्यक्ति है, समाज है, वो अगर अन्य धर्मों में चले जाते हैं, मत परिवर्तन करते हैं, तो उनको भी अनुसूचित जनजाति सूची से हटाना पड़ेगा। यह मांग को लेकर जनजाति बहुल 221 जिलों में हमने पहले प्रथम रैली की। उसके बाद 19 प्रांत स्तरीय रैली हमने सभी जगह पर की, जिसमें फिर मुंबई हो, महाराष्ट्र में तो लगभग 4 रैली हुई, गुजरात, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, इसमें लगभग 30-35 हज़ार, 55 हज़ार, 60 हज़ार ऐसी संख्या रही। तो जनजाति समाज की ये मांग है। जनजाति समाज की इस मांग को जनजाति सुरक्षा मंच नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और जहाँ पर ये विषय होने वाला है आगे चलकर, इसमें जो अगर कानून बनना है तो संविधान और संसद में ही होगा। इसीलिए ये जो रैली हमारी अभी डीलिस्टिंग की है, वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ हम उसको मोड़ने वाले हैं। आप बात कर रहे हैं कि लोकसभा में ही ये हो सकता है, तो जो ये डिलिस्टिंग है, मतलब उसमें कितने ऐसे लोग हो सकते हैं, अनुमान क्या होगा आपका, जो डिलिस्टिंग के बाद ये हट सकते हैं, या फिर क्या संख्या रहेगी? लगभग अभी जो हम देखते हैं कि IAS ऑफिसर है या फिर अन्य जो शिक्षकगण है, तो बजाज जी करके एक है, उन्होंने ये पूरे इसमें पूरा सब निकाला हुआ है। इसके तहत अभी 20% जो है, 20%, वो 80% ओरिजिनल जो जनजाति है उनका लाभ उठा रहे हैं। ये एक अनुमान, एक सर्वे हमारे पास है। दूसरी बात ऐसे है कि कई जगह पर ध्यान में आ रहा है कि ये जो प्रोसीजर होती है धर्मांतरण की, वह कानूनी वो नहीं कर पा रहे। यानी ऐसे है कि आपने अगर धर्म परिवर्तन किया है, मत परिवर्तन किया है, तो उसी के स्थान पर आपको गैजेट में उसकी आपको दर्ज करना पड़ता है, या कलेक्टर के पास जाकर आपने ये कहना पड़ता है कि मुझे इस प्रकार के। तो आज तक सरकारी यंत्र पर ये कोई हुआ नहीं है। इसीलिए हमें आश्चर्य ये बात है कि एक दृष्टि से यह गलत तरीके से होने के बाद भी वहाँ पर हमको चर्च दिखाई देती है, मस्जिद दिखाई दे रही है, जो जनजाति क्षेत्र में ये इसका प्रचार, अन्य धर्म का प्रचार कर रही है, तो वो वहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग होंगे जो जनजाति से दूसरे धर्म में गए हैं, वो उनका ऐसा, अगर वो लोग नहीं भी जाते हैं तो क्या उससे क्या नुकसान है इनको, या किस तरह से दिक्कत चल रही है? ऐसे है कि धर्मांतरण ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, और भारत इससे लगभग कहीं पर भी जूझ रहा है। मानो 75 साल हो गए, मगर हमारे देश में आज भी कानून न होते हुए भी धर्मांतरण खुलेआम चल रहा है। तो इसके कारण ऐसे है कि व्यक्ति व्यक्ति के संबंध में दरार पैदा होती है। यानी एक कोई बहन अगर क्रिश्चियन धर्म में चली जाती है, तो अपने भाई को राखी नहीं बांधती है, वो भाई दूज नहीं मनाती है, वो किसी हिंदू शरण में नहीं आती है, घर में नहीं आती है। तो ये ना केवल व्यक्ति का संबंध है, तो ये व्यक्ति व्यक्ति और नाते संबंध जो रहते हैं, रिलेशनशिप, इसमें भी दरार पैदा करते हैं। ना सिर्फ उसके अंदर पैदा करते व्यक्ति या परिवार में, तो समाज में भी परिवर्तन करते हैं। अगर समझो कोई एक व्यक्ति चला गया, एक परिवार चला गया, उसके साथ मिलकर अगर 10-15 लोग चले गए, तो उसी गांव में, उसी समाज में 2 दरिया बनती है। यानी कल तक जो मोगरा माता को मानने वाले या फिर कोई रीढ़ी परंपरा को मानने वाले, वो कहते हैं कि हम इसको चंदा नहीं देंगे, इसका प्रसाद नहीं हम ग्रहण करेंगे, मगर साथ में हम क्रिसमस मनाएंगे, साथ में हम ईद मनाएंगे। तो लगभग एक ही गांव में एक ही साथ रहने वाले लोग के बीच में ये हुआ है, तो समाज में भी दरी बन गई है। और स्वामी विवेकानंद ने तो बहुत बार कहा है कि धर्मांतरण होना, एक व्यक्ति कोई ईसाई या मुसलमान होना, यानी देश के सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये हमारे बहुत लोगों ने कहा हुआ है, जो जो महापुरुष रहे, इन्होंने सबका कहना है। और पूरे विश्व में भी हम यही देखते हैं कि जो जो धर्मांतरण हुए उसके कारण ज़मीन छीन गई, उसके कारण उनके अधिकार छीन गए। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि एक व्यक्ति धर्मांतरित होना और लाभ लेना इतना ही सीमित नहीं है। तो इस धर्मांतरण के कारण व्यक्ति के मन में दरार पैदा होती है, परिवार में दरार पैदा होती है, समाज में दरार पैदा होती है, और आखिरी में जाकर
अलग देश की मांग को लेकर हम देखते हैं कि हमारा अभी क्रिश्चियन या मुसलमान हम ज़्यादा बन गए, इसलिए हम इसके साथ नहीं रह सकते। हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम भारत माता को नहीं मानेंगे। हमारी रूढ़ी परंपरा को ठीक करने के लिए हमें दूसरी भूमि चाहिए, अलग देश चाहिए। यहाँ तक ये मांग जाती है, और उतनी नहीं, सिर्फ मांग नहीं होती है, तो उसके लिए अलग करने के लिए हर एक प्रकार की कोशिश की जाती है, और नेशनल इंटरनेशनल स्तर के भी उनके सभी को मदद मिलती है। ये वास्तव है। इसीलिए डीलिस्टिंग ये केवल एक व्यक्ति का विषय नहीं है। डीलिस्टिंग केवल जनजाति समाज से धर्म परिवर्तन करने वाले सुविधा का विषय नहीं है। तो ये देश के अंतर्गत और बाह्य खतरे को लेकर बहुत बड़ा विषय है, और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून बने, और इस कानून को लेकर जो जनजाति, मुख्य रूप से जो जनजाति प्रभाव में है, उन्हें अपने पूरे अधिकार का फ़ायदा मिले।